वो मुड़ी और हैरान रह गई जब उसने देखा कि आरोही अपने चेहरे मुस्कान के साथ उसे देख रही थी। तुरंत उसने अपनी इमोशन को उससे छुपाया और एक बिगड़े बच्चे की तरह एक्ट करते हुए बोली, आरोही, मेरे जीजाजी बहुत सुंदर और बहुत अच्छे हैं। ओह वैसे, मैंने तुम्हारा नाम भी प्ले में लिखवा दिया है, इसलिए आज प्रैक्टिस करने तुम्हारे घर आऊंगी। ये सुनकर आरोही की आंखों में ठंडी हो गए। पिछली जिंदगी में सोनाली ने उसे इतने जल्दी आने को नहीं कहा था। आखिरकार वो उस समय अगस्त्या से जल्दी नहीं मिला थी। उसने केवल ये सुना था कि आरोही समुद्र किनारे एक सुंदर बड़े घर में रहती है और वो उसे एक बार देखना चाहती थी, इसलिए उसने उसे वहां ले जाने की जिद की। इत्तेफाक से जब वो आई थी तब उसकी मुलाकात दक्ष से हो हुई। तब से उसने दक्ष के करीब जाने के लिए हर संभव कोशिश की और यहाँ तक कि कुछ समय के लिए वो दक्ष के विला में भी रुकी। उस समय आरोही अकेली थी और सोनाली से बहुत प्यार करती थी, इसलिए ये सुनकर वो खुश हो गए थी कि उसकी बहन भी थोड़े दिन के लिए उसके साथ रहेगी। लेकिन उसने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि उसकी सो कॉल्ड बहन ने उसके साथ केवल इसलिए अच्छा व्यवहार किया क्योंकि वो उसके हस्बैंड को पसंद करती थी और उससे शादी करना चाहती थी। अब जब वो इस बारे में सोचते थी तो लगता था कि वो पिछले जन्म में अंधी थी जो सोनाली के लालच को नहीं देख सकी। नहीं, तुम मेरे घर नहीं आ सकती हो, आरोही ने रुकेपन से कहा। वो पिछले जन्म की तरफ दोबारा वो गलती नहीं करना चाहती थी। सोनाली दक्ष से जितना दूर रहे वही उसके लिए अच्छा था। उसे क्या लगा पिछले बार की तरह वो इस बार भी उसे आसानी से अपने जाल में फंसा लेगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। फिर वो अपने बात को संभलते हुए बोली, मेरे कहने का मतलब था कि दक्ष को इस तरह किसी अनजान का घर आना पसंद नहीं है। आरोही के कहने का सीधा मतलब ये था कि उसके और दक्ष में कोई रिश्ता नहीं था। वही आरोही की बात सुनकर सोनाली ने अपने दांत पिस लिए, पर वो अब कर भी क्या सकती थी। लेकिन तभी उसकी नजर आरोही के भयानक मेकअप वाले चेहरे पर गए और उसे थोड़ी शांति महसूस हुए। कोई बात नहीं, दक्ष के करीब जाने के उसे और भी कई मौके मिलेंगे। अच्छा कोई बात नहीं, चलो कैंटीन चलते हैं, मुझे प्ले के बारे में तुमसे कुछ डिस्कस करना है। जैसे ही वो लोग कैंटीन पहुंचे, उन्हें देखकर सब लोग आपस में बातें करने लगे। आरोही को देखो, वो दिन पर दिन और बदसूरत होते जा रही थी। सच में मुझे तो कभी कभी सोनाली पर दया आती है कि उसकी इस जैसे बदसूरत बहन है। दोनों का कोई मुकाबला ही नहीं है। सोनाली कितनी काइंड है, वही आरोही किसी लोमड़ी की तरह चालक। सच में ये दोनों साथ में मुझे ब्यूटी एंड बीस्ट की याद दिलाते हैं। तुम लोग उस बदसूरत लड़की की बात क्यों कर रहे हो? वो बस इसलिए अभी तक हमारे कॉलेज में है क्योंकि उसने कॉलेज में टॉप किया है। इसने तो सच में इस बार अपनी बहन सोनाली को भी पीछे छोड़ दिया। तभी दूसरी लड़की बोली, ये तो कुछ भी नहीं है, तुमने सुना कि प्ले में वो अर्जुन की पार्टनर है। ये सुनकर सब लड़कियों की आंखें नफरत से भर गए। असल में हुआ ये था कि प्ले में प्रिंस का रोल अर्जुन कर रहा था। वही स्नो वाइट का रोल अभी तक डिसाइड नहीं हुआ था और सब लड़कियां वो रोल अपने लिए हासिल करना चाहती थी। इसलिए टीचर ने डिसाइड किया कि वो चिट निकलेगी, जिसका भी नाम निकलेगा वो स्नो वाइट बनेगी। इस डिसीजन से लड़कियां खुश तो नहीं थी, पर वो कुछ कर भी तो नहीं सकती थी क्योंकि ये टीचर का फैसला था और जब चिट निकली तो उसने आरोही का नाम आया, जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। यहाँ तक कि नाम देखकर टीचर भी एक पल के लिए हैरान हो गई थी, पर वो अब अपने बात से पलट नहीं सकती थी, इसलिए फाइनल में डिसीजन ये निकला कि स्नो हाइट का रोल आरोही करेगी। वही आरोही ने जब ये सुना तो भी हैरान हो गई, पर उसे ज्यादा कोई फर्क भी नहीं पड़ा, वैसा भी उसे ये रोल में कोई इंटरेस्ट नहीं था। पर अब उसके पास ये प्ले परफॉर्म करने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। पर ये सोचकर उसे थोड़ी घबराहट जरूर हो रही थी कि जब दक्ष को ये पता चलेगा कि उसे किसी दूसरे लड़के के साथ स्टेज पर परफॉर्म करना होगा तो पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेगा। भले ही सामने उसका भाई ही क्यों ना हो, उसे पता था कि दक्ष को ये किसी की कीमत पर मंजूर नहीं होगा कि वो दूसरे आदमी के करीब जाए। वही उन लड़कियों की बात सुनकर एक पल के लिए सोनाली भी हैरान हो गई, लेकिन फिर उसके चेहरे पे शैतानी मुस्कुराहट आ गई। वो इस बात का फायदा उठाकर दक्ष और आरोही के बीच में दूरी पैदा कर सकती थी। उसे अब अर्जुन से कोई मतलब नहीं था, उसे बस किसी भी कीमत पर दक्ष चाहिए था। वो भी आरोही की तरह खुशहाल जीवन जीना चाहती थी। वो अपने लिए दक्ष का वो प्यार हासिल करना था जो उसने दक्ष की आंखों में आरोही के लिए देखा था। वो चाहती थी कि दक्ष उसकी वैसे ही केयर करे जैसे वो आरोही की करता था। तभी सोनाली अपने चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल लाते हुए बोली, आरोही, मैं तुम्हें बढ़ाए देना तो भूल ही गए, मैंने सुना है कि तुमने पूरी क्लास में टॉप किया है। आरोही अपना खान खाते हुए बेपरवाही से बोली, वेल ये सिर्फ एक टेस्ट था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है।
सोनाली को पता था कि आरोही कितनी इंटेलिजेंट है, लेकिन फिर भी जब उसे पता चला कि आरोही ने पूरी क्लास में टॉप लिया है तो वो हैरान हो गई थी। लेकिन जहाँ तक मुझे याद है कि तुम्हें तो पढ़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। यहाँ तक कि तुम्हें तो पढ़ाई से नफरत थी, फिर अचानक से क्या हुआ कि तुमने इतने मेहनत की? मुझे नफरत थी। मुझे हर वो चीज से नफरत है जो आसान है। ये सुनकर सोनाली का चेहरा एकदम से कला पर गया और वो जोर जोर से खांसने लगी। वही सोनाली को इस तरह देखकर आरोही, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आरोही ने कितनी आसानी से बोल दिया कि उसके लिए पढ़ाई बिल्कुल भी कठिन नहीं है। वही वो अच्छा स्कोर करने के लिए जाने कितनी बहुत मेहनत करती थी। यहाँ की अपने पूरे एफर्ट्स लगाने के बाद भी वो सिर्फ सेकंड आ पाए थी, और इस बार वो आरोही के बदलते बिहेवियर के वजह से अपने पढ़ाई पर अच्छे से ध्यान नहीं दे पाए, और इस बार वो पूरे क्लास में 10th आए थी। वही आरोही ने ज्यादा कुछ किए बिना ही टॉप कर लिया। सोनाली ने अपने अपने दिल में बढ़ते नफरत को कंट्रोल किया। कोई बात नहीं, वो इन सब का चुन चुन कर हिसाब उससे लेगी। एक बार वो दक्ष को अपने तरफ अट्रैक्ट कर ले, फिर वो आरोही को अच्छा सबक सिखाएगी और अपने हर एक बेइज्जती कर बदला लेगी। ब्रेकफास्ट के बाद आरोही जैसे ही क्लास में जाने को हुए, उसे कुछ अजीब लगा। उसने देखा कि उसे वहां देखते ही सबकी आंखें चमक उठी, जैसे कि वो उसी के आने का इंतजार कर रहे हो। आरोही क्लास के 2 कदम की दूरी पर ही रुक गए। बच्चे एक्साइटमेंट के साथ डोर की तरफ ही देख रहे थे, जैसे वो ग्रेट एंट्रेंस का इंतजार कर रहे हो। पिछली जिंदगी में उसके और उसके क्लासमेट के बीच का रिश्ता अच्छा नहीं था। वो आए दिन उससे कोई ना कोई प्रैंक करते ही रहते और उसे बहुत परेशान करते थे। तभी आरोही की नजर ऊपर गए और वहां देखकर उसे कोई हैरानी नहीं हुए। आरोही बिल्कुल भी घबराए हुए नहीं थी। कुछ लोग जो अपने एक्साइटमेंट को कंट्रोल नहीं कर पाए, वो अपना सिर खिड़की के बाहर निकाल कर देखने लगे, और आरोही को वहां देखकर उन्होंने जल्दी से अपना सिर अंदर कर लिया। तभी आरोही की नजर हिंदी टीचर पर गई और उसकी आंखें चमक उठी। हिंदी टीचर आरोही को देखते हुए बोली, आरोही तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्लास का टाइम हो गया, तुम अभी तक अंदर क्यों नहीं गए? टीचर वो बस अपने जिंदगी के बारे में सोच रही थी। टीचर पहले आप चलिए, मैं आपके पीछे आते ही। आरोही को अच्छे एटीट्यूड को देखते हुए हिंदी टीचर को अच्छा लगा। लेकिन जैसे ही टीचर ने क्लास का दरवाजा खोला, एक धाम के आवाज के साथ एक बाल्टी पानी सीधे हिंदी टीचर के ऊपर आकर गिरा। ये देखकर हिंदी टीचर आग बबूला हो गई और वो लगभग चीखते हुए बोली, किसकी हिम्मत है, ये जल्दी से मेरे सामने आओ। आरोही की जगह वह हिंदी टीचर को देखकर सब बच्चे परेशान हो गए। उसकी एक्साइटमेंट एक पल में ही गायब हो गए। क्लास में हर किसी को पता था कि हिंदी टीचर के अलावा तुम किसी भी टीचर से पंगा ले सकते हो। बहुत देर के बाद भी जब कोई सामने नहीं आए तो टीचर अपना चेहरा साफ करते हुए बोली, मैं आखिरी बार कह रही हूँ, अपने आप सामने आ जाओ, ये किसकी शैतानी है? बाद में अगर मुझे पता चला कि ये किसने किया है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वही टीचर की धमकी सुनकर सब बच्चे एक दूसरे की तरफ देखने लगे। फिर 2 लड़के और 2 लड़कियां आगे आए। तुम चारों मेरे साथ ऑफिस चलो। तभी हिंदी टीचर की नजर आरोही पर गई और उन्होंने अपनी आंखें में नफरत के साथ उसकी तरफ देखा। वो समझ गए थी आरोही को इस बारे में पहले से ही पता था, इसलिए वो क्लास के अंदर नहीं जा रही थी। हिंदी टीचर ने घूर कर उसकी तरफ देखा। आरोही अपनी आंखों में मासूमियत लिए उन्हें देख रही थी। ये देखकर टीचर पैर पटकते हुए वहां से चली गए। टीचर के जाने के बाद आरोही सीधा अपने सीट के पास गए और कार्तिक के बगल में बैठ गई। सारी लड़कियां उसे नफरत से देख रही थी। सबको क्लास के बाद रिहर्सल करनी थी तो कार्तिक ने उसे के हिसाब से ड्रेस पहन रखी थी। वो देखने में किसी प्रिंस से कम नहीं लग रहा था। वैसे भी वो असल जिंदगी में भी प्रिंस ही था, आखिर वो परिवार का इकलौता पोता जो था और उससे सब बहुत प्यार भी करते थे। जैसे ही कार्तिक की नजर आरोही की बदसूरत चेहरे पे गए, उसका खिलखिलाता चेहरा मुरझा गया, पर आरोही को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। ऊपर से अभी उसके पास उससे झगड़ने का टाइम भी नहीं था। उसने जल्दी से अपना फोन निकला और दक्ष को मैसेज किया। उसे पता था कि सोनाली इस बात का जरूर ज्यादा उठना चाहिए, उसे उसके कुछ करने से पहले ही कुछ करना होगा। वैसे तो उसे पता था कि दक्ष को सोनाली से कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर उसकी पोसेसिवनेस को ध्यान को रखते हुए कुछ भी कहा नहीं जा सकता था। अब आगे क्या होगा दक्ष और आरोही की जिंदगी में, जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी ये नॉवल रिबॉर्न ऑफ डेविल लिटिल वाइफ, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। आज के लिए इतना ही। आगे जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड पढ़िए एंड प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिए। एंड प्लीज आप लोग आपने रिव्यू जरूर दीजिएगा कि आपको मेरी ये स्टोरी कैसे लगी। प्लीज प्लीज। टीचर वो बस अपने जिंदगी के बारे में सोच रही थी। टीचर पहले आप चलिए, मैं आपके पीछे आते ही।
आरोही को अच्छे एटीट्यूड को देखते हुए हिंदी टीचर को अच्छा लगा। लेकिन जैसे ही टीचर ने क्लास का दरवाजा खोला, एक धाम के आवाज के साथ एक बाल्टी पानी सीधे हिंदी टीचर के ऊपर आकर गिरा। ये देखकर हिंदी टीचर आग बबूला हो गई और वो लगभग चीखते हुए बोली, किसकी हिम्मत है, ये जल्दी से मेरे सामने आओ। आरोही की जगह वह हिंदी टीचर को देखकर सब बच्चे परेशान हो गए। उसकी एक्साइटमेंट एक पल में ही गायब हो गए। क्लास में हर किसी को पता था कि हिंदी टीचर के अलावा तुम किसी भी टीचर से पंगा ले सकते हो। बहुत देर के बाद भी जब कोई सामने नहीं आए तो टीचर अपना चेहरा साफ करते हुए बोली, मैं आखिरी बार कह रही हूँ, अपने आप सामने आ जाओ, ये किसकी शैतानी है। बाद में अगर मुझे पता चला कि ये किसने किया है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वही टीचर की धमकी सुनकर सब बच्चे एक दूसरे की तरफ देखने लगे। फिर 2 लड़के और 2 लड़कियां आगे आए। तुम चारों मेरे साथ ऑफिस चलो। तभी हिंदी टीचर की नजर आरोही पर गई और उन्होंने अपनी आंखें में नफरत के साथ उसकी तरफ देखा। वो समझ गए थी आरोही को इस बारे में पहले से ही पता था, इसलिए वो क्लास के अंदर नहीं जा रही थी। हिंदी टीचर ने घूर कर उसकी तरफ देखा। आरोही अपनी आंखों में मासूमियत लिए उन्हें देख रही थी। ये देखकर टीचर पैर पटकते हुए वहां से चली गए। टीचर के जाने के बाद आरोही सीधा अपने सीट के पास गए और कार्तिक के बगल में बैठ गई। सारी लड़कियां उसे नफरत से देख रही थी। सबको क्लास के बाद रिहर्सल करनी थी तो कार्तिक ने उसे के हिसाब से ड्रेस पहन रखी थी। वो देखने में किसी प्रिंस से कम नहीं लग रहा था। वैसे भी वो असल जिंदगी में भी प्रिंस ही था, आखिर वो परिवार का इकलौता पोता जो था और उससे सब बहुत प्यार भी करते थे। जैसे ही कार्तिक की नजर आरोही की बदसूरत चेहरे पे गए, उसका खिलखिलाता चेहरा मुरझा गया, पर आरोही को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। ऊपर से अभी उसके पास उससे झगड़ने का टाइम भी नहीं था। उसने जल्दी से अपना फोन निकला और दक्ष को मैसेज किया। उसे पता था कि सोनाली इस बात का जरूर ज्यादा उठना चाहिए, उसे उसके कुछ करने से पहले ही कुछ करना होगा। वैसे तो उसे पता था कि दक्ष को सोनाली से कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर उसकी पोसेसिवनेस को ध्यान को रखते हुए कुछ भी कहा नहीं जा सकता था। बेबी कॉलेज ने एक प्ले ऑर्गेनाइज किया है और मुझे स्नो वाइट बनने के लिए चुना गया है। ये कितना अमेजिंग है न, पर जो प्रिंस बना है वो काफी बदसूरत है, वो तुम्हारा मुकाबले 10% भी हैंडसम नहीं है। आरोही का मैसेज देख कार्तिक को लगा जैसे उसके कानों से खून निकल आएगा। उसे अपना दम घुटता हुआ महसूस हुआ। आरोही का मैसेज देखकर राज समझ गया था कि आरोही उसके छोटे चाचू की बात कर रही है। कार्तिक को लगा कि आरोही कोई बेवकूफ है। जब से वो पैदा हुआ था तब से उसने देखा था कि उसके छोटे चाचू के पीछे लड़कियां हमेशा किसी भावरे की तरह मंडराती रहती है, और यहाँ ये बदसूरत लड़की बोल रही थी कि उसके चाचू उसके बॉयफ्रेंड के मुकाबले 10% भी हैंडसम नहीं है। क्या ये अंधी है? अगर कार्तिक को पता चल जाता कि आरोही उसके बड़े चाचू से बात कर रही है तो लगभग बेहोश ही हो जाता। वो अपने भयानक सपने में भी नहीं सोच सकता था कि कोई उसके क्रूल हार्टेड चाचू को बेबी बुला सकता। तभी आरोही को एहसास हुआ कि कोई उसके फोन में झांक रहा है। उसने कार्तिक की तरफ देखा जिसका चेहरा उसका मैसेज देखकर काला पड़ गया था। ये देखकर आरोही को हंसी आ गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसे पता था कि कार्तिक उसके बारे में क्या सोच रहा होगा, पर उसे उसके सोचने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो तो उस पल का इंतजार कर रही थी जब कार्तिक को उसके और दक्ष के रिलेशन के बारे में पता चलेगा। उस समय उसका रिएक्शन देखने वाला होगा। आरोही से तो उस पल का इंतजार ही नहीं हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ ओल्ड सिंघानिया मैशन, जब से दक्ष की दादी को पता चला था कि उनका पोता पूरी तरह से ठीक हो गया है, उनकी खुशी का जैसे कोई ठीकना ही नहीं था। लेकिन फिर भी वो दक्ष के हेल्थ को लेकर काफी परेशान थी और कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी, इसलिए उन्होंने दक्ष को उसका फुला चेकअप करने को बोला। जब तक वो अपनी आंखों से सब कुछ नहीं देख लेती उनके दिल को शांति नहीं मिलेगी। दक्ष को पता था कि वो बिल्कुल ठीक है, पर उसे ये भी पता था कि दादी तब तक उसका पीछा नहीं छोड़ेगी जब तक उन्हें पूरी तरह से तसल्ली नहीं हो जाएगी। वैसे भी वो अपने दादी ने बहुत प्यार करता था, इसलिए आज उसे चेकअप के लिए सिंघानिया मेंशन आना ही पड़ा। दक्ष ने बस अभी अपना चेकअप कंप्लीट ही किया था। दक्ष के दादी के अलावा वहां पर 2 सीनियर डॉक्टर और मौजूद थे। इन सब के अलावा दक्ष के दादा भी वहां मौजूद थे। वैसा तो उन्हें पहले से ही पता था कि उनका पोता बिल्कुल ठीक है, पर फिर भी वो दक्ष की रिपोर्ट जानना चाहते थे कि उसकी हाल की कंडीशन कैसे है। भले ही बाहर से कितने भी कठोर क्यों न दिखते हो, पर वो अपने दोनों पोते से बहुत प्यार करते थे। एक इतने बड़े एम्पायर का मालिक होने के तौर पर आपको कुछ करे डिसीजन लेने ही पड़ते हैं। वो हमेशा से ऐसे नहीं थे, समय ने उन्हें ऐसा कठोर बना दिया था। कहते हैं न कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है।
अगर उस समय वो कठोर नहीं होते तो सिंघानिया परिवार अभी जो मुकाम पर था वो नहीं होता। वैसे भी अब वो सारी जिम्मेदारी से मुक्त हो चुके थे और उन्हें अब बिजनेस से कोई मतलब नहीं था। अब सिंघानिया परिवार का कठहेड़ दक्ष था। उन्हें अपने पोते पर पूरा भरोसा था और उन्हें पता था कि उनका पोता सिंघानिया कॉर्पोरेशन संभालने के काबिल है। वही दक्ष का चेकअप करने के बाद डॉक्टर सरप्राइज लग रहे थे, जैसे कि उन्होंने अभी अभी जो देखा उन्हें उस पर विश्वास ही न हो। वही डॉक्टर का इस तरह का रिएक्शन देख दक्ष की दादी थोड़ी घबरा गए। क्या हुआ डॉक्टर गुप्ता, दक्ष की रिपोर्ट कैसी है, वो ठीक तो है ना? ये सुनकर डॉक्टर गुप्ता ने नजर दक्ष की तरफ देखा। दक्ष की दादी डॉक्टर गुप्ता को बुरी तरह घूरते हुए बोली, आप उसकी तरफ क्या देख रहे हैं? मैंने जो पूछा है उसका जवाब दीजिए। दक्ष ठीक तो है ना? ये सुनकर डॉक्टर गहरी सांस लेते हुए बोली, मैं हैरान हूँ मिस्टर सिंघानिया की रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है, यहाँ तक कि उनका इमसोमिया जो कुछ सालों से दिन पर दिन बटा होता जा रहा है वो भी काफी तक नॉर्मल हो गया है। दक्ष की रिपोर्ट देखकर डॉक्टर गुप्ता खुद भी बहुत हैरान थे। वो अच्छे से जानते थे कि दक्ष का इंसोमिया अपनी लिमिट तक पहुंच गई थी। यहाँ की हिप्नोटाइज भी कई बार बहुत बार फेल हो जाता था। तो फिर कुछ महीने में ऐसा क्या हुआ कि उसका इंसोम्निया इतने हद तक नॉर्मल हो गया? ये कोई नॉर्मल बात नहीं थी, पर वो दक्ष से कुछ पूछ भी नहीं सकते थे। वो अच्छे से जानते थे दक्ष को सवाल जवाब करने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं थे और उसे भी राक्षस के मुंह में हाथ डालने का कोई शौक नहीं था। वही डॉक्टर की बात सुनकर एक पल के दक्ष के दादा और दादी दोनों हैरान हो गई, लेकिन वो खुश भी थे कि उनका पोता अब बिल्कुल ठीक है। दादी डॉक्टर गुप्ता से दक्ष की रिपोर्ट के बारे में कुछ और बातें करने लगी। वही दक्ष जो बिना किसी इमोशन के वहां बैठा हुआ था कि तभी उसकी नजर अपने फोन स्क्रीन पर अभी अभी आए एक नोटिफिकेशन पर गए। उसने उस मैसेज पर क्लिक किया और उसे पढ़ते ही उसके चेहरे पे एक न दिखने वाली एक छोटी सी स्माइल आ गई। वही जब सबकी नजर दक्ष के उस मुस्कुराहट पर गए तो एकदम से वहां शांति छा गए। उन्हें लगा जैसे उन्होंने कोई अजूबा देख लिया हो। ये उन हंसी से बिल्कुल अलग थी जो उन्होंने आज से पहले देखी थी। न ही कोई शैतानी हंसी थी, न ही कोई क्रूर, बल्कि ये नॉर्मल हंसी थी। दक्ष सच में मुस्कुरा रहा था। कोल्ड दिखना वाला दक्ष पहले से ही बहुत हैंडसम था, तो मुस्कुराने वाला दक्ष को किसी को भी गे बनने पर मजबूर कर सकता था। डॉक्टर गुप्ता के अलावा जो सबसे ज्यादा हैरान थे वो थे दक्ष के दादा और दादी। उन्होंने कभी भी अपने पोते को मुस्कुराते हुए नहीं देखा था, जिस वजह से उन्हें हमेशा दक्ष की चिंता लगी रहती थी। दक्ष की दादी को लगा जैसे वो कोई सपना देख रही हो। फिर उन्होंने एक नजर अपनी पति की तरफ देखा, वो भी इतने ही हैरान लग रहे थे। ये देखकर उन्हें भरोसा हुआ उन्होंने जो अभी अभी देखा वो कोई सपना नहीं था बल्कि हकीकत था। वो अपने आप को जल्दी से संभलते हुए बोला, दक्ष तुम क्या देख रहे हो? तुम बहुत खुश नजर आ रहे हैं, क्या तुम अपनी प्यारी दादी को नहीं बताओगे? दक्ष अभी काफी अच्छे मूड में लग रहा था, जिस वजह से वो उनके बात का जवाब देते हुए बोला, दादी आपकी बहू का मैसेज है। ये सुनकर दादी और हैरान हो गए। वो तो लगभग ये बात भूल ही गए थी कि दक्ष की शादी हो गई है। वैसे भी उन्हें इस शादी से कोई उम्मीद नहीं थी। उन्होंने अच्छे से पता था कि दक्ष को लड़कियों से कितनी नफरत है। उन्होंने बस किसी पांडेजी के कहने पर दक्ष की शादी करवाई थी, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि दक्ष और उसके पत्नी के बीच का रिश्ता इतना अच्छा होगा। लेकिन वो अपने पोते की देखकर खुश भी थी, वो यही तो चाहती थी। अगर दक्ष उसकी पत्नी के साथ खुश था तो उन्हें और क्या चाहिए था। वही दक्ष के दादी जी भी दक्ष की बात सुनकर हैरान जरूर हो गए थे, लेकिन शायद उन्हें पहले ही इस बात का अंदाजा था कि दक्ष और इस लड़की के बीच में कुछ तो है, वरना दक्ष कभी भी शादी के लिए इतनी आसानी से हाँ नहीं करता। वो इस बात को भी नहीं भूले थे कि दक्ष ने कैसे उन्हें धमकी दी थी कि वो उस लड़की के अलावा किसी और शादी नहीं करेगा। वो भी अब जानना चाहते थे कि उस लड़की में ऐसा क्या है जो उनका पोता उसके पीछे इस हद तक दीवाना हो गया है। वैसे तो वो ये शादी के खिलाफ थे, क्योंकि वो कोई छोटे घर की लड़की की शादी अपने पोते से नहीं करना चाहते थे, पर अपने पोते को इतना खुश देखकर वो खुश थे। अब आगे क्या होगा दक्ष और आरोही की जिंदगी में, जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी ये नॉवल रिबॉर्न ऑफ डेविल लिटिल वाइफ, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। आज के लिए इतना ही, आगे जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड पढ़िए एंड प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिए। एंड प्लीज आप लोग आपने रिव्यू जरूर दीजिएगा कि आपको मेरी ये स्टोरी कैसे लगी। प्लीज प्लीज।